प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, 4 जून को एनडीए पार करेगी 400 का आंकड़ा। कांग्रेस व आरजेडी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल का किया दौरा। अनेक कार्यक्रमों में की शिरकत। निर्मल कुटिया में पहुंचकर संत राम सिंह जी महाराज का लिया आशीर्वाद। भाजपा नेता कृष्णपाल गुर्जर और सुभाष बराला ने पार्टी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को लेकर की प्रेस वार्ता। कहा, संकल्प पत्र में हर वर्ग का रखा है ध्यान। विकसित भारत का रोड मैप किया गया तैयार। और कनीना स्कूल बस हादसे के बाद प्रदेश भर में स्कूली बसों की जांच का अभियान तेज। अनफिट बसों के काटे गए चालान। सभी स्कूलों के वाहनों के पंजीकरण व डॉक्यूमेंट जल्द पूरे करवाने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के इस दौर में एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया पहुंचे। गया में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। दलित, पिछड़े और वंचित के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है। प्रधानमंत्री ने बिहार के सीमांचल इलाका पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बलूरा घाट में तृणमूल कांग्रेस पर विशेष तौर पर राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि जब कल पूरा देश राम नवमी मनाने जा रहा है, तब पश्चिम बंगाल में भी इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जीत सत्य की हुई है। जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं, मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कल शाम माता की चौकी पर शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। आज वे स्थानीय निर्मल कुटिया में पहुंचे, जहां उन्होंने संत राम सिंह जी महाराज का आशीर्वाद लिया और यहां लंगर सेवा की ओर पंगत में बैठकर लंगर भी ग्रहण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां हजारों लोग लंगर की सेवा देते हैं और पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। संत निक्का सिंह जी की कुटिया पर जाकर मेरा मन बहुत ही गदगद है। यहाँ निस्वार्थ भाव से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की डबल इंजन सरकार निस्वार्थ भाव से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने में लगी है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी भी एक संत के रूप में देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बाबा संत निक्का सिंह जी की कुटिया पर आया हूँ और देख करके मन बड़ा गदगद हुआ है कि जो निस्वार्थ भाव से काम चल रहा है, गरीब लोगों के हित के लिए काम हो रहे हैं, लंगर की सेवाएं हो रही हैं। लंगर से भी अलग आगे बढ़ कर के अगर किसी और आवश्यकता की किसी को ज़रूरत है तो वो भी इस कुटिया से पूरी हो रही है। और ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के नरेंद्र मोदी जी और हमारे
हरियाणा की डबल इंजन की सरकार समाज हित के अंदर कि समाज का जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचे। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जब कोरोना का वैश्विक संकट आया था तो ये कुटिया सबसे आगे आकर के लोगों की सेवा के अंदर तत्परता से दिन रात लगी रही। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी एक झटके में गरीबी मिटाने की बात करते हैं, लेकिन ये लोग कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब तो केवल एक व्यक्ति पर ही विश्वास है और वो है नरेंद्र मोदी। और गरीबों ने अब उनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अब तो एक ही व्यक्ति के ऊपर विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी। फरीदाबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा द्वारा जारी किए संकल्प पत्र को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया गया है उसमें हर पहलू और हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया विश्वास करती है और इस संकल्प पत्र में आपको विकसित भारत का रोड मैप दिखाई देगा। भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो उसकी झलक भी इसमें दिखाई देती है। पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, उस पर उस संकल्प पत्र में पूरा फोकस है। और ये संकल्प पत्र रोड मैप है विकसित भारत का। इसमें विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके लिए मोदी सरकार पिछले 10 साल से लगातार काम कर रही है और उसके परिणाम भी आप सबने देखे हैं। आज इस संकल्प के कारण ही पिछले 10 साल में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की दुनिया की आर्थिक ताकत बना है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में गरीब, किसान, युवा और महिला पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही इसमें पिछले 10 वर्षों के कार्यों का ब्यौरा भी शामिल है और आगामी 5 वर्ष में सरकार क्या करना चाहती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने दूसरे कार्यकाल में धारा 370 को लेकर जो संकल्प किया था उसे पूरा किया, नागरिक संहिता कानून को भी लागू किया, साथ ही राम मंदिर बनाने के संकल्प को भी पूरा किया। संकल्प पत्र में 70 साल से ज़्यादा आयु के लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का संकल्प लिया गया है और मुद्रा योजना को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का संकल्प भी शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए MSP को बढ़ाने का काम किया जाएगा और किसान सम्मान निधि योजना भी जारी रहेगी। नागरिक संहिता कानून लेकर आएंगे, उसको भी पूरा किया है इस कार्यकाल में कि राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के मार्ग को भी प्रशस्त किया और राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसमें रामलला जी विराजमान। इस संकल्प पत्र में ये संकल्प मोदी जी की गारंटी है कि हम 2024 के बाद उस पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाजपा की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने कल रोहतक में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र की सराहना करते हुए कहा कि इस घोषणा पत्र में विकसित भारत का संकल्प है और हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने वर्ष 2047 में विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान देश हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास करवाया है। अब भाजपा ने इस घोषणा पत्र के जरिए विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित में भी योजनाओं को लागू किया है और इन योजनाओं का किसानों को व्यापक लाभ भी मिला है। इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अलग अलग जो वर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं,
किसान है, गरीब है, इन वर्गों के लिए विशेष रूप से कुछ संकल्प दोहराया है, अपनी गारंटी को दोहराने का काम किया है। जब 2014 में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे काम शुरू हुए थे और किसानों को कैसे उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सब फसलों का मिले, इस बात के प्रयास हुए। और हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में तो भावांतर भरपाई जैसी योजनाएं उसके अंदर जोड़ करके किसानों को भरपूर लाभ देने का प्रयास हुआ। उसको आगे बढ़ाने का संकल्प, उसको आगे बढ़ाने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने किसान बंधुओं को दी है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने आज महेंद्रगढ़ में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आज की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी बिना प्रदेशाध्यक्ष के भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। पार्टी की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज शाम या कल तक जजपा अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग पर सहमति न बनने के कारण जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट गया। उन्होंने दोबारा भाजपा के साथ जाने के जवाब में कहा कि भविष्य का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जजपा के नेताओं को हो रहे विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये सब कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। हमने 4.5 वर्षों के दौरान किसानों के लिए अनेक कार्य किए हैं। सहमति सीट शेयरिंग पर नहीं बन रही थी और नया मुख्यमंत्री प्रदेश में नई सरकार का गठन कर रहा था, उसके अंदर हमारी सहमति नहीं बनी और दोनों ने अलग चलने का फैसला। आज हमारे 10 विधायक थे, भगवान वैसे ही मेहनत की ताकत देते रहे तो इसको 45 से ले आए तो हमें किसी की जरूरत ना पड़े। जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी, अब कांग्रेस की वो स्ट्रेटजी उनकी पोल खोलने लगी। आपको पता है डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ और विरोध करने वाला कांग्रेस का पदाधिकारी मिला जिसके खुद भूपेंद्र हुड्डा के साथ पोस्टर दिखे। 4 साल प्रोक्योरमेंट को जितना बढ़िया हमने चलाया, आज आपने देख लिया होगा मंडियों में किसान की हालत क्या है। आज सरसों में मॉइस्चर के नाम का 300 रुपया काटा जा रहा है। जननायक जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। सिरसा से पूर्व विधायक रमेश खटक, हिसार से विधायक नैना सिंह चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह, गुरुग्राम से मशहूर कलाकार राहुल यादव फाजिलपुरिया और फरीदाबाद लोकसभा से जजपा युवा नेता नलिन हुड्डा को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले आज महेंद्रगढ़ में दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही करने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने आज कैथल में पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता और हरियाणा उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनता बहुत ही समझदार है। वो अन्याय के खिलाफ तुरंत जाकर झगड़ा नहीं करती है, बल्कि सही समय आने पर जवाब देती है। आम आदमी पार्टी लोगों को इस अन्याय के खिलाफ सचेत करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का केवल एक ही संकल्प है और वो है चुनाव जीतना। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। भाजपा केवल विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का काम करती है। इनके नेता चुनाव के समय लोगों को आपस में बांटने वाले मुद्दे उठाकर लाते हैं। पत्र इनके पुराने आप उठा के ले लीजिए और एक एक संकल्प पत्र पे ये देखिए कि पिछली बार इनके क्या क्या संकल्प थे, इन्होंने क्या क्या किए, उसके पहले क्या क्या संकल्प थे, इन्होंने क्या क्या किए। सारे संकल्प सिर्फ संकल्प इनका रहता है, चुनाव तक ही रहता है। चुनाव के बाद ये करते क्या है? ये संकल्प रख लेते हैं कि देश बचाने का, देश को मजबूत बनाने का, और काम क्या करते हैं? एक एक संस्था को, ईडी को, सीबीआई को बर्बाद करके विपक्ष को जेल में डालने का करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है और बताने की जरूरत नहीं, इनका एक ही संकल्प है कि चुनाव जीतना है, चाहे इस तरीके से या उत्तर। चुनाव जीतने के अलावा इनका कोई दूसरा संकल्प नहीं है। जनता से कोई लेना देना नहीं है कि जिस झूठे केस को ये शराब घोटाला कह रहे हैं,
शराब घोटाला में निश्चित रूप से पैसे की लिंक मिला है, लेकिन वो लिंक ये मिला है कि शरत रेड्डी और वो रेड्डी ब्रदर्स जो है वहां से पैसा भाजपा के खाते में आई। भाई वो मिला है सबके सामने। तो ये पूछते थे पैसा कहां है, पैसा यहां है। रोहतक में आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। इसकी शुरुआत पुलिस लाइन मैदान से हुई और समापन छोटूराम स्टेडियम में हुआ। इस दौरान जिले में 100% मतदान को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वीप अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हर मतदाता इन चुनाव में एक त्यौहार की तरह भाग लें। अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप अभियान की नोडल अधिकारी वैशाली सिंह ने कहा कि प्रत्येक मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाने के लिए ही साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है। लोकसभा आम चुनाव में हरियाणा में वोटिंग होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टर्स अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग करें और जो भी साइकिलिस्ट जहां जिनका वोट बना हुआ है वो ज़रूर वोट दें। साथ ही साथ हमारे बच्चे अपने जो भाई हैं, पेरेंट्स हैं और सभी फ्रेंड्स हैं जिनके भी वोट बना हुआ है उनको प्रेरित करें कि अपने मत का उपयोग जरूर करें। एंड पहले भी यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज लास्ट इलेक्शन में भी काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि उससे भी ज़्यादा हम उसको इंक्रीज करें। एक्टिविटीज़ हमारी पिछले 1.5-2 महीने से लगातार चलती जा रही हैं, जिसमें हम जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी में लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से हमने पेंटिंग कंपटीशन, डिबेट कॉम्पिटिशन्स कराए हैं ताकि बच्चों को मतगणना करने और मतदान करने का फ़ायदा पता चल सके। उसके एडिशन में हमने एक वोटर्स प्लेज भी अभी रिसेंटली दिलाई थी, जिसमें रोहतक वासी अगर हम देखते हैं तो मोर देन 3 लाख पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट वोटर्स प्लेज, जहां लोगों ने खुद प्लेज लिया है कि वो आगे चलकर ज़रूर 25 मई को वोट करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करना है, साथ ही किसी भी प्रकार के दबाव और भय से मुक्त करना है ताकि मतदान बिना किसी प्रलोभन के भयमुक्त होकर निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें। ज़्यादा संख्या में आगे आएँ और बढ़ चढ़कर इस पोलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ाएं। और जैसा कि डीसी साहब ने बताया कि काफ़ी व्यापक अरेंजमेंट्स प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। रेगुलर विजिट्स भी हम लोग कर रहे हैं अलग अलग बूथ्स की, तो कोई भी ऐसा भय का माहौल लोगों में ना हो और लोगों को अपील आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि मैक्सिमम संख्या में वो आएँ और वोट डालें। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए बस हादसे के बाद पूरे हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्कूली बसों की चेकिंग लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिरसा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नियमों की अवहेलना करने वाली स्कूली बसों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज शमशेर सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिनों से लगातार स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। अब तक लगभग 178 बसों के चालान किए गए हैं। वहीं फिटनेस की कमी पाए जाने पर 19 बसों को इम्पाउंड भी किया गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकें की जाएंगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बसों की पूरी चेकिंग कर रहे हैं, जैसे फास्टैग बॉक्स हो गया, अग्निशमन यंत्र है या ड्राइवर के पास लाइसेंस, आरसी वगैरह सभी टाइप के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं और जिसके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है उनके हम चालान कर रहे हैं। जो ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरसा में आज तक 178 के करीब चालान कर दिए और 19 बसें इंपाउंड की गई। ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा और समय समय पर एसपी साहब की तरफ से निर्देश आते हैं तो उनकी भी पालना करके बसों को डॉक्यूमेंट और जो भी अन्य कागजात वगैरह है बच्चों की सेफ्टी के बारे में उनका पूरा ध्यान रखें। बसों से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है या बच्चों की सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी है उसी पे फोकस कर रहे हैं और आगे भविष्य में स्कूलों में जाकर के प्रिंसिपल से मीटिंग भी ली जाएंगी। उधर नूंह में स्कूल बसों की जांच का कार्य तेजी से जारी है। नूंह सिटी के थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि जिस भी स्कूल बस में कमी मिल रही है उनके चालान किए जा रहे हैं। सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस वाहन अधिनियम के तहत होनी चाहिए। सभी स्कूलों को अपनी बसों की जांच करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारा स्कूल बसों को चेकिंग का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें परसों भी हमने जो है एसडीएम साहब के साथ मिलकर 7-8 बसों को तो मैंने इम्पाउंड किया था और पूरे जिले में एसपी साहब के आदेश अनुसार गहनता से चेकिंग की जा रही है। जो बसें रोड पर चल रही हैं वो फिट होंगी
उन्हीं को चलने दिया जाएगा। ड्राइवरों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की आज महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महाअष्टमी पर आज सभी मंदिरों में सुबह से जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रों का समय बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान व भंडारे भी किए जाते हैं और अयोध्या धाम के सबसे बड़े पर्व रामनवमी की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। राम मंदिर प्रांगण को सुंदर फूलों से सजाया गया है। रामलला के पीतांबर वस्त्र और भगवान के 56 भोग की व्यवस्था भी की जा चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार रामलला 19 से 20 घंटे तक लगातार अपने भव्य रूप में दर्शन देंगे। अयोध्या धाम में हमारे सहयोगी ने रामलला के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास जी से इन तैयारियों के बारे में जाना। जिस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। एक तो महत्वपूर्ण यही है। दूसरे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम रामनवमी है। राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि मंदिर को खूब अच्छी प्रकार से सजा दिया गया है और सजाने के बाद उनके भोग की व्यवस्था हो गई है। उनके पीले वस्त्र को धारण कराया जाएगा और साथ साथ जो प्रसाद है वो भोग के रूप में लगाया जाएगा, जिसमें पंजीरी है, मिष्ठान है, फल है और पंचमेवा है, साथ ही साथ प्रदेश के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र में आज अष्टमी के अवसर पर मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही भक्तों का आवागमन शुरू हो गया। मां भद्रकाली 52 शक्तिपीठों में से एक है। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में यह शक्तिपीठ मां भद्रकाली के नाम से विख्यात है। इस मंदिर में श्रद्धालु सोने, चांदी और चीनी मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में विराजित देवी कूप में मां का टखना गिरा था। इस कूप के पास स्थित वृक्ष पर धागा बांधकर श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और पूजा करते हैं। नवरात्रों में मां भद्रकाली के दरबार में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस अवसर पर विशेष रूप से मां का दरबार सजाया जाता है। काली की पूजा अर्चना करके कन्याओं का पूजन करते हैं और कन्याओं को मिष्ठान, वस्त्र आदि जो भी उपहार माँ के स्वरूप देने होते हैं तो लोग यहाँ पर आकर देते हैं। यहाँ माँ भद्रकाली भद्र मुद्रा में विराजमान है और माँ का स्वरूप काले रंग का है, यानी श्याम वर्ण है। स्थानों के रूप में भैरव भगवान स्थानेश्वर विराजमान है, तो दोनों ही मंदिर एक दूसरे के पूरक है। माँ का पूजन करके भगवान स्थानेश्वर का और स्थानेश्वर का पूजन करके माँ का दर्शन करने से ही पूरा लाभ प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं ने बताया कि नवरात्र में अष्टमी का दिन महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन मां की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घोड़े की जोड़ी चढ़ाई जाती है और यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। नारियल चुन्नी और प्रसाद का भोग लगता है। घोड़े की जोड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ पर पांडवों ने आकर के घोड़े की जोड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद वहाँ भगवती मातेश्वरी जो भी जिस पे राजी होती है उसकी मनोकामना पूर्ण करती है और घोड़े की जोड़ी यहाँ चढ़ाई जाती है। दुर्गाष्टमी में सबसे पहले यहाँ प्रसाद चढ़ा करके कंद पूजन किया जाता है और यहाँ भंडारे का आयोजन भी होता है। आज अष्टमी के दिन माँ का भोग लेके मैं भद्रकाली के मंदिर में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और दर्शन भी बड़े ही आसानी से हुए हैं। जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। जय माँ भद्रकाली सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इस जो सिद्धपीठ है भद्रकाली, हमारा सौभाग्य है कि हम कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में पैदा हुए, जहाँ पे माँ भद्रकाली का ये सिद्धपीठ है, जहाँ से दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। और यहाँ पे जो भी सच्चे मन से माता से दुआ मांगता है, कामना करता है, तो माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। हिसार के हांस क्षेत्र के भाटला गांव में कल सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की, जिसमें गेहूं के गोदामों में अवैध भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। आज हिसार के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने हांसी व नारनौद की अनाज मंडियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान किसानों ने उन्हें बताया कि
मंडी प्रशासन की ओर से उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि अधिकारियों को सभी मंडियों में सरसों व गेहूं की खरीद व उठान कार्य सभी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी कम से कम समय में फसल उठान का कार्य सुनिश्चित करें। फसल बिक्री के दौरान अगर किसानों को परेशानी आई तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने नारनौद के एसडीएम प्रवीण कुमार को निर्देश दिए कि वे नारनौद अनाज मंडी व इसके अंतर्गत आने वाले खरीद केंद्रों पर खरीद व उठान को लेकर रिपोर्ट उनके पास भिजवाना सुनिश्चित करें। किसानों को गेट पास लेने और फसल बेचने के उपरांत उनके खातों में पैसे आने से संबंधित कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी मंडियों का निरीक्षण भी करें और खरीद प्रबंधों का मौके पर निरीक्षण कर समस्याओं का निवारण करें। आवक आनी शुरू हो गई वीट की, तो हमारी तकरीबन 70% के आसपास लिफ्टिंग हमारी मस्टर्ड की हो चुकी है। तो इसके बाद जैसे वीट आना शुरू हो गया है तो इसका ओवरलैप होता है कुछ टाइम। तो व्यवस्था ये दिखी है अगले आने वाले एक हफ्ते में ऐसा तो नहीं इनके पास व्यवस्थाएं कम हो, किसानों के लिए व्यवस्था कम कर रखी हो या फिर तिरपाल वगैरह जैसे अगर वो समस्या ना हो, तिरपाल की कमी के कारण हमारी जो फसल है वो भीग जाए। और दूसरी बात है लिफ्टिंग तो जो थोड़ा फास्ट करने के लिए इनको कहा गया है, तो ट्रांसपोर्टर से भी बात की गई है। एसडीएम साहब की ड्यूटी है यहाँ पर और आके एसोसिएशन प्रधान जी भी हैं, इनके साथ मिलकर सबके सहयोग से व्यवस्थाओं को अच्छा रखें। कैथल अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जोरों पर है। कैथल मंडी के सचिव बसाऊ राम ने बताया कि अब तक 6 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। इस बार मौसम अनुकूल रहने के कारण गेहूं का उत्पादन और गुणवत्ता बहुत अच्छी है। किसानों से गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और मंडियों में उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही गेहूं के उठान का कार्य भी जारी है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। मंडी सचिव ने किसानों से गेहूं को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाने की अपील भी की ताकि उनकी फसल मंडी में आते ही बिक जाए। सर्दी लंबी चली है जिस वजह से गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी आप मंडी में चेक करोगी, गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बार हमारे इस एरिया में और मौसम बड़ा अच्छा चल रहा, अच्छी पैदावार है इस बार और किसानों को एमएसपी पूरा मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से 2275 रुपये जो रेट डिसाइड किया गया है, एक एक किसान को हमारी मंडी में एमएसपी पे माल बिक रहा है। और मॉइस्चर की शुरू में थोड़े दिन प्रॉब्लम आई थी और मॉइस्चर की भी कोई दिक्कत नहीं है और लिफ्टिंग भी जैसे कल से अच्छा चल रहा है। मंडी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कल शाम तक का हमारे पास डाटा है 5 बजे तक का और अभी भी चल रहा है, गेट पासिस पे काम चल रहा है। तो 6 लाख क्विंटल कल तक आ चुकी है हमारी। किसानों ने कहा कि उन्हें गेहूं मंडी में आते ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक गई। उनके लिए यहां सारी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। अगर गेहूं में नमी की उचित मात्रा हो तो मंडी में आते ही बिक जाती है, इसलिए सभी किसान फसल सुखा कर लाएं। 2270 रुपये जो 150 रुपये पिछले साल से ज़्यादा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेबर बहुत अच्छे से काम कर रही है, किसान को कोई परेशानी नहीं है और अन्नानी के मुकाबले यहाँ बहुत बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। किसान को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। पिछले साल से 150 रुपये यहाँ पे मंडी में तेज हुई है कैथल मंडी में और सही व्यवस्था है, प्रशासन भी सही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खुश है जी, बिल्कुल खुश है। 150 रुपये ज़्यादा दाम मिल रहे हैं मतलब और जाड़ भी ठीक है, 50 मन के करीब है जी और बढ़िया ठीक सिस्टम है जी। किसान को चाहिए कि अपने खेत से वो पूरी तरह गेहूँ को सुखा करके लाए क्योंकि आते ही उसकी फसल बिक जाए तथा उसका मंडी में तोल हो जाए और उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो कणक को सुखा कर ही कटाए, ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौसम तो ऐसे थोड़ा बहुत हर साल ही तब्दीली आती रहती है, इसका कोई कारण नहीं है कि फसल नहीं उठेगी। फसल तो भगवान करेगा सभी की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल वंदे भारत ट्रेन में गुरुग्राम से चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि वंदे भारत में सफ़र कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इसमें यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैंने लोगों से वंदे भारत को लेकर चर्चा की है। वंदे भारत में सफ़र करना काफ़ी आरामदायक है। गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक जो है रेल में जो है आज यात्रा किया, बहुत अच्छी लगा है और कोई इसमें सुविधाएं, काफ़ी सुविधाएं हैं, भोजन की सुविधा है, चाय की सुविधा है और लोगों से भी मैं वार्ता किया हूँ। लोग भी बहुत खुशी से
ये रेल यात्रा बहुत स्वच्छ दिख रहा है और मुझे भी जो है फ्लाइट में जब आता हूँ थोड़ा थके जैसा रहता है, ट्रेन में आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आंकड़ों के विश्लेषण और साक्ष्य आधारित विकास कार्यक्रमों को लागू करने से सरकार को लोगों के आर्थिक उत्थान में तेजी लाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्थिक सेवा के युवा अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे नए विचारों, विधियों और तकनीक के उपयोग से अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास देश के विकास का महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने युवा अधिकारियों से नीति संबंधी सुझाव देते समय या अपने कार्यस्थल पर कोई निर्णय लेते समय देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के हितों की बात ध्यान में रखने की अपील की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।